हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक क्लासेस बाय नितिन शर्मा में। और आज की क्लास में हम जो थर्मोडायनेमिक की सीरीज हमारे पीछे चलती आ रही है उसको आगे रिज्यूम करेंगे। और हमने मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के दो में से एक ट्रांसफर मोड को अच्छे से कवर कर लिया था, वो था वर्क। और आज हम उसी के दूसरे मोड को कवर करेंगे जो कि पूरी थर्मोडायनेमिक के केवल दो ही मोड है। पहला, एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए पहला मोड वर्क है और दूसरा हीट है। तो उसमें से हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया था। वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा उसको भी हमने कवर किया था। और आज हम हीट को पढ़ेंगे और हीट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हीट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जो कि आपकी डेली लाइफ में होता भी होगा। आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, 12th पास है, तो आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी आप खेलने जाते हैं ग्राउंड के अंदर तो आप अपने पूरी तैयारी करके जाते हैं, कुछ खा पी के जाते हैं, तो आपके अंदर पूरी एनर्जी होती है ग्राउंड में एंटर करने से पहले। और जब आप खेलते हैं, आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने गए हैं, आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, और आपने ऐसे करते करते 3 मैच खेल लिए और आप वापस घर आ रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, क्या वो पहले आपने ग्राउंड में एंटर किया था स्टार्टिंग में और जब आप जा रहे हैं दोनों की बराबर होगी? तो जवाब होगा नहीं, बराबर नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि जब आपने ग्राउंड में एंट्री की और जब आप ग्राउंड से बाहर गए तो उसके दौरान आपकी एनर्जी आपके किए गए काम से लूज हुई। जो आपने बैटिंग की, जो भी फील्डिंग की, और जो भी आपने कुछ भी आपने जो भी एक्टिविटी की है क्रिकेट में, उसकी वजह से आपकी एनर्जी खर्च हुई है। और जो खर्च हुई है वो आपकी वर्क की वजह से हुई है। तो वर्क इस आपकी बॉडी से एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफर करने के लिए एक जरिया था। आपने उस काम को करके अपनी बॉडी की एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफर किया है। ठीक वैसे ही हीट होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से भाप निकलती है। जब आप निकल के नहा के बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी से ऐसे लग रहा है कि बॉडी से भाप निकल रही है। तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की एक्सेसिव हीट होती है, जो कि सराउंडिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, तो हमेशा जो टेम्परेचर का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। इसलिए आपकी बॉडी की हीट है वो आपके आपके बॉडी से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है, आपके सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो हीट एक उम्मीद करता हूं कि आपको हीट का इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। आपकी एनर्जी, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो हीट के जरिए बाहर ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक एक और एग्जांपल बताता हूं आपको कि मान लीजिए अगर आपके घर पे पंखा चल रहा है तो कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि वो पंखा गर्म भी होता है और जो लाइट उसके अंदर से आ रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उससे मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है कि आपका पंखा घूम रहा है, आपको हवा दे रहा है, लेकिन साथ साथ वो हीट भी हो रहा है। तो इससे साफ साबित होता है, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप ये कह सकते हैं, आप ये साबित कर सकते हैं कि जो हीट होती है उससे एनर्जी लूज होती है, एनर्जी जाया होती है किसी भी सिस्टम की। तो हीट एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड है। ठीक है, तो मैं आपको उसके जो थर्मोडायनेमिक्स में एस्पेक्ट है हम वो डिस्कस करेंगे इन रियल एग्जांपल्स के अंदर। जो भी फिनोमिना होता है, जो भी प्रोसेस होती है, उसको आज बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए सिस्टम है और इस सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी जो एनर्जी है वो U1 है और इसकी जो एनर्जी है U2 है। ठीक है, अब जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हीट की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ हीट। क्योंकि हमने वर्क की वजह से पहले पढ़ लिया है, तो अब हम हीट का एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हीट की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर हीट कैसे आई? सिस्टम के अंदर से हीट को हम डिनोट करते हैं Q से।
इसका डिनोमिनेशन इसका अगर आप हीट को H से करने की कोशिश कर रहे हैं तो H होता है वो एंथैल्पी होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Q को Q को हीट कहा जाता है। हीट का जो हम डिनोट करते हैं वो है सिंबल Q। अगर सिस्टम से बाहर जा रही है Q, हीट जा रही है बाहर, तो किन तरीकों से हो सकता है, क्या क्या वो जरिए हैं जिनकी वजह से हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए सिस्टम के अंदर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ मैटर डाल दिया, मान लीजिए इसके अंदर कुछ पहले से मैटर था, ठीक है, और मैंने इसके अंदर और मैटर डाल दिया, एडिंग मैटर टू सिस्टम। और हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ भी मैटर हम ऐड कर देंगे तो उसकी ऑटोमेटिक इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो उसका एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी हीट बढ़ रही है। तो इसके थ्रू हम उसको हीट को बढ़ा सकते हैं, हीट इंक्रीज, ठीक है। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें कि सिस्टम के अंदर जो मैटर है उस मैटर को बाहर निकाल दें तो क्या होगा, उसकी हीट कम हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक खाली कमरा है, उस खाली कमरे के सर्दियों के दिन है, वो खाली कमरा पड़ा है और आप अंदर सो रहे हैं, तो आपको सर्दी ज्यादा लगेगी, क्योंकि जो भी हीट है वो आपकी से दूर जा रही है, उसको स्टेबल रहने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो रुक सके, वो कमरे से बाहर निकलती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपका कमरा पूरा भरा हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं, रजाइयां हैं, बेड है, अलमारी है, तो ऐसा अगर मान लीजिए फर्नीचर पूरा पीओपी लगा हुआ है और फर्नीचर्स लगे हुए हैं काट के, तो उससे क्या होगा, वो हीट में रेजिस्टेंस आती है। उस जो सिस्टम कमरे के अंदर हमने मैटर भरा हुआ है उसकी वजह से हीट को बाहर जाने में रेजिस्टेंस आती है, तो उसकी हीट ट्रांसफर बाहर नहीं होगी। इसी वजह से अगर इसको हम उल्टा करें कि इसके अंदर कुछ मैटर और भर दें, इसके अंदर कुछ और फर्नीचर, रजाइयां वगैरह वगैरह डाल दें, पर्दे लगा दें, तो उसकी हीट क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका वाइस वर्सा लें, इसको मैं कह दूं एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम के अंदर मैटर ऐड करने से उसकी हीट इंक्रीज हुई है तो उसको बाहर निकाल देने से उसकी हीट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं उस सिस्टम के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लगा दूं, मान लीजिए आप सर्दियों का मौसम है तो आप क्या करते हैं, चूल्हे के ऊपर पानी की टंकी भर के या पानी का जो भी डेक्सा वगैरह है वो भर के अगर आप छोड़ते हैं और उसके अंदर उसके नीचे आप आग जला के छोड़ते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी बहुत बहुत बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं तो हाफ के टी स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर टी जो टेम्परेचर टी स्क्वायर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उन दोनों में स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आपने देखा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ के टी स्क्वायर। तो जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ये तो दोनों कांस्टेंट है, अगर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे तो स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मान लीजिए अगर ये एक बढ़ रही है तो वन का स्क्वायर बढ़ेगी, ये दो बढ़ रही है तो ये दो का स्क्वायर बढ़ेगी, ठीक है, तो स्क्वायर से बढ़ रही है। तो इसलिए हम टेम्परेचर किसी सिस्टम से लगाते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत डिक्रीज होती है, स्क्वायर में इंक्रीज होती है और स्क्वायर में इंक्रीज होती है। इसीलिए हम टेम्परेचर को लगा के भी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब क्यू भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा जो हमने पीछे भी पढ़ा था और मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, वो है वर्क का पर्सपेक्टिव। कैसे, मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आप किसी भी सिस्टम, आप एक ऐसे हाथ में एक लकड़ी लीजिए और जब आप लकड़ी को ऐसे ऐसे करेंगे, मान लीजिए लकड़ी है और क्या करते हैं आप इसको ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखेंगे कि आपका ऐसे ऐसे करने के ऊपर जहां जहां ये आप काम कर रहे हैं, जो कांटेक्ट में आ रहे हैं,
ये कुछ देर के बाद गर्म होने लगता है। ठीक है, तो पहले ये ठंडा था, अब मैंने किया तो गर्म किया, तो इसका मतलब क्या है, मैं इस बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं, प्रेशर लगाने से कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कुछ एरिया पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कुछ वॉल्यूम पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, वही तो वर्क होता है। P इक्वल टू W इक्वल टू माइनस पी डीवी होता है। तो प्रेशर लगाने के बाद इसका कुछ वॉल्यूम में कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कुछ इसकी डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो हीट आई है वो हमारे वर्क डन की वजह से आई है। तो ये कह सकते हैं अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी सिस्टम से काम करवाएंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, अगर मान लीजिए जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आपको, अगर मैं कुछ भी खेलने जा रहा हूं तो मेरी एनर्जी पहले बहुत थी, अब मैंने भागा दौड़ी की, मैंने छक्के मारे, चौके मारे, बॉलिंग की, बैटिंग की, तो मेरी एनर्जी मेरे खुद के काम करने से डिक्रीज हुई है। तो मैंने सिस्टम ने काम किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वहां पे जो हीट होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है, हीट डिक्रीज। और जब ऐसा हो कि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वो हमेशा क्या होगा, हीट को इंक्रीज करेगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क डन होगा नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, ये इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। ये हम आगे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी हम आगे इसको देखेंगे। अब आगे समझने की कोशिश करिए कि वर्क, हमने इससे पहले पढ़ा था कि कोई भी जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जो भी वेरिएबल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल या पोटेंशियल पढ़ रहे थे, उसमें हम ये देख रहे थे कि वो पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है। अब देखिए, अगर हीट जो चेंज हो रही है वो हम ऐसे देख रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, अब जब आप खेल रहे हैं तो आपने जो भी हीट को ट्रांसफर किया वो कैसे किया है, मान लीजिए आपने खेल के किया है, आपने पढ़ के किया है, आपने भाग के किया है, तो किस एक्टिविटी से आपकी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वही हीट होता है, एनर्जी ऑफ ट्रांसफर हीट होता है। तो हम ये इसमें ये देखते हैं हीट पढ़ते हुए कि एनर्जी का ट्रांसफर किस मोड, किस एक्टिविटी के जरिए हो रहा है। तो जब हम उस पाथ को फॉलो करते हैं जिसके जरिए से हीट का ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी से सराउंडिंग में, तो उस फंक्शंस को बोला जाता है, या उस थर्मोडायनामिक फंक्शन या वेरिएबल या पोटेंशियल को बोला जाता है पाथ फंक्शन। तो जो हमारे पास हीट है, वो क्या है, वो एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। ठीक वैसे ही वर्क डन क्या है, W भी क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखिए, तो हीट, अब इसी कैलकुलेशन की बात आती है कि हीट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम किसी भी सिस्टम के अंदर। अगर हीट के ट्रांसफर उसके क्या बोलते हैं अंदर या बाहर जाने का जितनी भी क्वांटिटी है उसको करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जो भी पाथ फंक्शन होते हैं उनमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उसमें हम चेंज कैलकुलेट करते हैं कि पहली पोजीशन टाइम t0 पे क्या था और टाइम t पे क्या है, टाइम t पे क्या है और टाइम t0 पे क्या था, तो उसके चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं स्टेट फंक्शन में। और यहाँ पर हम उसको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी फॉर्मूला से। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मूला है वहां पे हम हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसके बेसिस पे हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी सिस्टम की एनर्जी है, जो भी हमारे सिस्टम की एनर्जी है, वो कह रहा है कि जो हमारे सिस्टम की एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी है, जितनी है, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, तो ना तो उससे कभी ज्यादा हो सकती है ना वो कभी कम हो सकती है। समझ में आया,
एक्स से ना तो कभी ज्यादा हो सकती है ना कभी कम हो सकती है, मतलब ना तो इसको बढ़ाया जा सकता है ना इसको घटाया जा सकता है। हाँ, इसको ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। कैसे? आप खेलते हुए अपने एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पंखे के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, वो कोई भी एक्स आ रही है, एक्स अमाउंट की आ रही है, तो उसने कुछ एनर्जी को तो पंखे को घुमाने में लगा दिया, कुछ एनर्जी हीट के जरिए बाहर निकल गई। उम्मीदें समझ रहे होंगे आप कि कुछ तो उसने पंखे को घुमाने में लगा दी और कुछ हीट के, वो जो पंखा हीट हुआ उसके जरिए बाहर निकल गई। अब देखिए, इस बात को नोट करिए कि जो एग्जैक्ट अमाउंट आ रही थी वो उस पंखे को घुमाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ और जो भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकली उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी आई थी उसने कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन कोई भी एनर्जी खत्म नहीं हुई, किसी न किसी जरिए में ट्रांसफर हुई है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बनाई जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट ऑफ एनर्जी टू अनदर स्टेट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी की एक स्टेट से एनर्जी की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया और प्लस में वो हीट में ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, किसी भी एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उसकी उत्पत्ति की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है वो कांस्टेंट है, बस वो चेंज होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इस बात का। इससे अगला टॉपिक ये जो भी वर्क डन के हैं वो हमारे पास लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, हीट का जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कैलकुलेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो भी इसको डिफाइन किया गया है वो एग्जैक्ट मैं आपको डिसाइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट, या फिर इसका दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है कि मान लीजिए एक सिस्टम के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हीट थी क्यू, हीट ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये आ गई बात। दूसरा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू है। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। और उस पे जो वर्क होगा वो चाहे माइनस वर्क डन होगा सिस्टम और बाय द सिस्टम, वो क्या होगा? वर्क डन होगा, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। तो जो ये कहता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है। अब देखिए, इसकी जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम हीट कैलकुलेट करते हैं वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट और प्लस में वर्क डन, डब्ल्यू, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है? जो भी उस सिस्टम के अंदर हीट है, जो भी वर्क डन हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसकी कुछ हीट है, उसकी इंटरनल एनर्जी है कुछ, मान लीजिए U1, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर हीट किया, इसको क्या किया? हीट किया तो इसके अंदर Q ऐड हुई। जब Q ऐड हुई तो आगे जो नया सिस्टम की स्टेट आएगी वो क्या आएगी कि U1 तो है और इसके अंदर Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुई है, ठीक है। अब इसी सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं? वर्क डन कर रहा हूं, इस सिस्टम के ऊपर। जब इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया तो जितना मैंने वर्क डन किया वो नया वो भी इसके अंदर जुड़ गया, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी और बढ़ गई, और जो इसकी वजह से हमारे पास नया सिस्टम आया है जो इस पूरी एनर्जी के थ्रू, उसको कहेंगे U2, ठीक है। अब देखिए यहां पर U1 थी और जब ये U1 के साथ साथ इसमें हीट भी ऐड कर दी, इसके ऊपर काम भी कर दिया, सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम भी कर दिया, तो जो नई एनर्जी निकल के आ रही है उसको कह रहे हैं हम U2। देखिए अब U2 किसके बराबर है? U1
प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। अब U1 को मैं अगर इस साइड लेके आऊं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। तो U2 माइनस U1 किसके बराबर था? ये किसके बराबर था? डेल U। डेल U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और यही क्या है हमारा एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर यहां से हमें कैलकुलेशन, हीट की कैलकुलेशन करनी है तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल U माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और इसको हम थोड़ा और करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल U माइनस माइनस पी डीवी। वागड़न क्या होता है? माइनस पी डीवी, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है। और डेल U इज इक्वल टू प्लस पी डीवी। तो हमारे पास यहां से हीट का कैलकुलेशन आ गया, और प्लस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमने लगभग कवर कर लिया। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, चलिए यहां से थोड़ा एक चीज और कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ये, चलिए वो बाद में करेंगे, वो प्रोसेसेस मैं पहले आपको समझाऊंगा कि वो प्रोसेसेस क्या होती हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोसेसेस बताई थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिस सिस्टम के अंदर हीट का ना तो सिस्टम से बाहर जाए और ना सिस्टम के अंदर आए। जब हीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई बाहर जाने और अंदर आने की, तो उस जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जिन प्रोसेसेस में सिस्टम से हीट ना तो बाहर जाए ना अंदर आए, वो एडियाबैटिक होती हैं। तो अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहां से अगर मैं कहूं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल यू क्या होगा? अगर डेल यू के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा 0 प्लस में डब्ल्यू। तो उस केस में डेल यू इज इक्वल टू क्या जाएगा? डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए, अगर वहीं पे मैं आपको ये कहूं कि चलिए मैंने स्टेट फंक्शन का तो आपको बता ही दिया है, इसमें हीट जो होती है वो पाथ फंक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और प्लस में जो हमारी हीट का कैलकुलेशन है और हीट के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और अगले लेक्चर में हम करेंगे जो एंथैल्पी, हीट ऑफ एंथैल्पी। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपको जो कंफ्यूजन होती है वो होती है टेम्परेचर, हीट और एंथैल्पी, इन तीनों के बारे में कि टेम्परेचर क्या है। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है। तो कल जब हम एंथैल्पी को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर, हीट और एंथैल्पी इन तीनों को ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, जो भी हमारा माइन्यूट डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।